हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पर मैं आपको सीटेट की कंटेंट और पेडागोजी दोनों की तैयारी कराती हूँ। और ये जो क्वालिटी जो कंटेंट है जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, वो सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, स्टेट लेवल हर एग्ज़ाम के लिए और टीचिंग जो एग्ज़ाम है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पूछा जाता है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल है क्योंकि हम सब कुछ बेसिक से एडवांस लेवल तक जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम कुछ टाइम से सीटेट प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो जो है उसमें मैंने आपको सीटेट दिसंबर 2019 के सीडीपी का क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवा रही हूँ। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, पिछला क्वेश्चन हमने 5 तक किया था, उसी के क्रम को आगे बढ़ते हुए 6th नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के उसके आंसर को बताना ही सफिशिएंट नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि नए जो लर्नर हैं, न्यू एस्पायरेंट है, जो फर्स्ट टाइम सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन्हें अभी बहुत कुछ जानना है। क्या टॉपिक है, कहाँ से पूछा जाता है, क्या क्या टॉपिक पे फोकस किया जाता है। तो क्वेश्चन को हम देखेंगे ताकि हमें क्वेश्चन के पैटर्न पता चले, किस तरह का पैटर्न और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ऑप्शंस रखे जाते हैं और उसे किस तरह से समझते हुए हमें उसे सॉल्व करना है, कहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है। तो टॉपिक क्वेश्चन के साथ टॉपिक वाइज मैं आपको डिटेल में डिस्कस भी करती हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ताकि जो नए लर्नर हैं, जो नए एस्पायरेंट हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी होती चले और सभी जो एस्पायरेंट हैं जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, वो अच्छे स्कोर से क्वालिफाई कर सके। क्योंकि मैंने खुद भी सेल्फ स्टडी से जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, पैटर्न को समझते हुए, सेल्फ स्टडी से बिना किसी कोचिंग के मैंने ये पेपर को एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हुआ था, दोनों पेपर। तो मुझे भी ये लगता है कि अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को अच्छे से समझते हुए हर एक टॉपिक की तैयारी को डिटेल में करेंगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए और आपको सीटेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिना समय गंवाए चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये कुछ मेरे बारे में है। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था। एज ए पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है और मैं आपकी यहाँ पर मेंटोर हूँ जो कि आपको सीटेट की तैयारी करवाती हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और आपको एक बार प्रीवियसली जो प्रीवियस क्लास में 5th क्वेश्चन तक हमने किया था उसके बारे में बता दूँ, उसके बाद हम 6th नंबर से स्टार्ट करेंगे आज। तो देखते हैं। While working on a jigsaw puzzle, 5-year-old Nazma says to herself, "Where is the blue piece? No, not this one, darker one. That would go here and make this shoe." This kind of talk is referred to by Vygotsky. Private speech, talk aloud, scaffolding या egocentric speech. देखिए क्या कह रहा है कि जिक्सॉ पहेली यानी कि पजल को सॉल्व करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की जी किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ यानी ढांचा, या फिर आत्मकेंद्रित वार्ता। लास्ट जो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था लेव वाइगोत्स्की के बारे में। मैंने कहा था कि इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें कई टॉपिक आते हैं, जैसे कि ZPD, स्कैफोल्डिंग बताया था मैंने आपको, स्कैफोल्डिंग, और MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। इसके अलावा प्राइवेट स्पीच के बारे में भी मैंने बताया था। प्राइवेट स्पीच पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि उसे सेल्फ रेगुलेशन के तौर पे वो कहते हैं। कौन? लेव वाइगोत्स्की जी। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन देखिए तुरंत इमीडिएटली आ गया है। तो हम लेव वाइगोत्स्की जी के टॉपिक और उनकी थ्योरी को पढ़े बिना, बिल्कुल मतलब बिना पढ़े हम नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्वेश्चन इनके टॉपिक से पूछा जाता है। इनकी जो थ्योरी दी गई है, क्या क्या जो भी टॉपिक है उसमें से सारे क्वेश्चन देते हैं। प्राइवेट स्पीच की मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात कही थी और देखिए प्राइवेट स्पीच वाला यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है। तो आप सभी समझ गए होंगे
5 वर्ष की जो नज़मा है वो जिक्सॉ पजल्स को क्या कर रही है, उसके साथ खेल रही है, उस पीस को अरेंज कर रही है। अरेंज करते हुए वो अपने आप से बात करती है कि नहीं ये वाला ब्लू पीस कहाँ गया, डार्क वाला कहाँ है, जो उसके शू को कंप्लीट कर रहा है, वो सेल्फ टॉक कर रही है। तो इसका क्या मतलब समझते हैं, लास्ट टाइम ही बताया, सेल्फ टॉक मतलब प्राइवेट स्पीच जो होता है ना, ये हमारा आंसर है। सेल्फ रेगुलेट करने के लिए, अपनी जो टास्क है उसको डायरेक्शन देने के लिए, दिशा को निर्देश देने के लिए जब हम खुद से बातें करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन करते हैं अपने आप को, उसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और इसी प्राइवेट स्पीच को जीन पियाजे जी बिल्कुल ही कम महत्व देते हुए उन्होंने कहा ईगोसेंट्रिक है। ठीक है, क्या है, ईगोसेंट्रिक स्पीच होता है, इसका कोई महत्व नहीं होता है, उन्होंने ये बात कही थी। और टॉक अलाउड यानी जोर से बोलना ये नहीं होगा, स्कैफ फोल्डिंग तो पाड़ मचान अलग होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्राइवेट स्पीच हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने आपसे जब खुद से बात करते हैं तो आप अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करते हैं, अपने कोई भी टास्क को क्या करते हैं, निर्देश देते हुए, है ना, अपने काम को पूरा करते हैं, उसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। हम भी कभी कभी करते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिविंग क्यूज, क्यूज यानी कि क्या है, क्यूज यानी होता है संकेत देना, किसी तरह का कुछ गाइडेंस देना। ठीक है, उसे हम क्यूज कहते हैं। गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रेन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एंड एज वेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बच्चों को संकेत देना। ठीक है, बच्चों को हिंट देना, हिंट, क्यूज यानी कि होता है हिंट देना, है ना, हिंट आप देते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर किसी तरह का जो सपोर्ट देते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं, तो ये किसका उदाहरण है, रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग, मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग, प्रबलन, अनुबंध, मॉडलिंग या पाड़। देखिए अभी स्कैफोल्डिंग की बात हो रही थी और ये क्वेश्चन अगेन आ गया। मतलब आप देख सकते हैं लेओ वाइगोत्स्की जी का जो थ्योरी है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी हम फिर से एक बार डिटेल डिस्कशन में थ्योरी बनाएंगे आपके लिए। फिर भी मैंने लेओ वाइगोत्स्की जी का ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समीपस्थ क्षेत्र का विकास, स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ मचान, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको करवा दिया है। आप अगर मेरी CDP की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्कीमा पियाजे जी की जो 4 स्टेजेस जो उन्होंने दी है, ये सब कुछ मैंने करवाया है। मैं इस वीडियो के जो लिंक है उसमें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दूंगी, और उस लिंक में प्लेलिस्ट की जो लिंक होगी उसको आप जाके ज़रूर से एक बार देखें, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर अच्छी हो जाए और आप समझ सकें आसानी से चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर जब आप मतलब कोई आप बड़े या कोई भी बड़ा बच्चे को क्या करता है, सपोर्ट करता है, क्यूज देता है, हिंट देता है, ताकि वो अपने टास्क तक पहुँच सके, उसे हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाड़, ढांचा या फिर मचान। एक अगर एग्जांपल ली जाए, जब बच्चा छोटा होता है, आजकल तो 4 चक्के वाला साइकिल मिलता है, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे टाइम जब हमें याद है कि छोटे जब थे तो हमें साइकिल मिलती थी जिसमें 2 ही व्हील्स होते थे, तो खुद से हम नहीं शुरू में चला पाते थे, तो हमारे पीछे कोई हमसे बड़ा जो है हमें सपोर्ट के लिए उसे पकड़ के चलता था। वो तब तक हमें वो हेल्प देता था जब तक हम खुद से वो पैडल खुद से चलाना और बैलेंस करना ना सीख जाएं। और एक बार हम बैलेंस करना सीख जाएंगे तो वो जो टेम्पररी हेल्प है वो क्या हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी, वो पीछे से पकड़ना छोड़ देते थे। तो ये जो हेल्प जो मिलती है ना, टेम्पररी होती है, ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। टेम्पररी स्कैफोल्डिंग जो है एक टेम्पररी हेल्प है जो लर्नर को दी जाती है ताकि वो अपने गोल तक वो पहुंच सके, अपने टास्क को अचीव कर सके, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और क्योंकि वो कर सकता है और नहीं कर पा रहा है, लेकिन मदद बड़े की, किसी भी मोर नॉलेजेबल या स्किल्ड पर्सन की मदद से वो कर पाएगा, उस रेंज को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ क्षेत्र का विकास। ठीक है, और समीपस्थ क्षेत्र का विकास जो होता है वो स्कैफोल्डिंग के द्वारा कंप्लीट होता है। और कौन देता है, मोर नॉलेजेबल अदर। अब ये मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो स्किल्ड होना चाहिए, मतलब जो लर्नर है उससे ज़्यादा उसकी नॉलेज होनी चाहिए,
डजेंट मैटर कि उसकी एज बड़ी हो, छोटा भी हो सकता है। अब इसका एग्जांपल दूं अगर, तो जैसे कि आजकल जो टेक्नोलॉजीज वगैरह होती है उसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हम उन्हें बताते हैं, समझाते हैं, तो यहाँ पर हम मोर नॉलेजेबल अदर हो गए, क्योंकि हम उन्हें क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो यही बात कही गई है कि मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो स्किल्ड होना चाहिए लर्नर से, और उसकी एज मैटर नहीं करती। आई होप ये जो टॉपिक मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ रही होगी, है ना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप बेशक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following behavior characterize the concrete operational stage as proposed by जिन प्याजे। लास्ट वीडियो में हमने जिन प्याजे जी के जो चार जो स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया था ओवरऑल। अब देखिए उसी में ही कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा है, कौन से बिहेवियर को कैरेक्टराइज करता है, बोल रहा है निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जिन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को विशेषित करता है। फर्स्ट है हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग प्रपोजिशनल थॉट, फिर है सेकंड कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन, डेफर्ड इमिटेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, मेक बिलीव प्ले, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समावेशन, अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रम्यता। सबसे पहले आपको पता है फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2, फिर सेकंड होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7, थर्ड होती है कॉन्क्रीट, ये जो आता है ये थर्ड नंबर में आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 होती है, और फिर फोर्थ जो लास्ट है वो है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग प्रपोजिशनल थॉट, मतलब कि सबसे ऊपर लेवल है जहाँ पे वो हाइपोथेटिक डिडक्शन और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग अलग लेवल पे लगा सकता है, मतलब बहुत अच्छे से सोच सकता है, ये सबसे ऊपर लेवल होता है, ठीक। तो ये तो फोर्थ स्टेज है। डेफर्ड इमिटेशन ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये जो होती सेंसरी मोटर स्टेज में होती है, ठीक है। मेक बिलीव प्ले, इरिवर्सिबिलिटी जो होती है वो होती है आपका 2 से 7 में, ठीक है, 2 से 7। तो मतलब ये हो गया आपका प्री ऑपरेशनल, ये हो गया आपका सेंसरी मोटर स्टेज। अब बचा कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन। क्लास इंक्लूजन का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना, वर्गीकृत करना। कंजर्वेशन यानी संरक्षण करना, संचय करना। कंजर्वेशन का कहने का मतलब है सीरिएशन, नंबर, वॉल्यूम, एरिया, ये सब कुछ वो समझ सकता है और उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासीफाई मतलब क्लास इंक्लूजन यानी कि अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल, रेड कलर का ट्राइंगल है तो रेड कलर वाली ट्राइंगल की जगह में जाएगा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की जगह जाएगा। इस तरह से क्लासीफाई करके वो रख सकता है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो टॉय है उसमें टुकड़े हैं, है ना, शेप्स वाले, तो ट्रायंगल के शेप वाले को ट्रायंगल शेप में डालेगा, स्क्वायर के शेप वाले को स्क्वायर में डालेगा, सर्कल को सर्कल, ऐसे वो क्लासीफाई कर सकता है। सीरिएशन मतलब नंबर वगैरह जो है, एरिया, वॉल्यूम, ये सब कुछ वो अच्छे से समझ सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के कलर को, है ना, शेप को बहुत अच्छे से क्लासीफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कंजर्वेशन जो आता है वो किस में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। और इस स्टेज में क्या हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है। इरिवर्सिबिलिटी जो है वो 2 से 7 होती है, मतलब इरिवर्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं आती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष, ठीक है। और हमारा आंसर आ जाएगा कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन, संरक्षण, कक्षा समावेश, इसका आंसर है, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। ये उसके फीचर होते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कंजर्वेशन कर लेता है, सीरिएशन कर लेता है, क्लासिफिकेशन कर लेता है, जिसे क्लास इंक्लूजन कहा गया है। तो आंसर आपका सेकंड नंबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, Which of the following is a Piagetian construct in the context of cognitive development of children? बच्चों की संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? अच्छा, उन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो दिया है थ्योरी चिल्ड्रन का, तो उसमें एक जो इम्पोर्टेंट कौन सी बात कही है? स्कीमा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कंडीशनिंग या फिर रीइंफोर्समेंट। स्कीमा अवलोकन, अधिगम, अनुबंध, प्रबलन। अब देखिए, ये जो कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट है वो किसके द्वारा दी गई है? BF स्किनर। तो ये तो होगा नहीं, है ना, BF स्किनर। ऑब्जर्वेशनल जो लर्निंग है यानी कि देख कर सीखना, ऑब्जर्व करके सीखना, ये तो हमारे बंडूरा जी ने दिया है ये थ्योरी, है ना। तो बंडूरा जी ने ये दिया है, तो ये तीनों अलग हो गए। बचा स्कीमा, और स्कीमा जो होता है वो पियाजे जी ने दिया है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। उन्होंने ये इंपॉर्टेंट बात कही है, जो स्कीमा होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। कैसे? स्कीमा क्या होता है? हाँ, अ स्मॉल पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हमारे ब्रेन में होती है ना। स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर, हमारे जो ब्रेन में जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं मेंटल स्ट्रक्चर के, उसे हम स्कीमा कहते हैं। जहाँ पर हम जो कुछ भी सीखते हैं वो जाके स्थायी रूप से मतलब वहाँ पर फिक्स हो जाता है। जैसे अभी मैं आपसे कहूँ एप्पल, तो आप एप्पल आपको देखने, इमेजिन करने लग जाएंगे, क्योंकि वो आपकी स्कीमा में है। स्कीमा में कैसे आया? क्योंकि आपने उसे जाना है, समझा है, सीखा है, आपको सिखाया गया है। पिज़्ज़ा बोलें तो आपको ट्रायंगल शेप में पिज़्ज़ा नज़र आएगा। माउंटेन बोलने से माउंटेन नज़र आने लगेगा, है ना। बॉल बोलने से एकदम गोल आपको नज़र आने लगेगा बॉल। ये सब क्यों आपको समझ में आने लगता है तुरंत? क्योंकि ये आपके स्कीमा में इंफॉर्मेशन के फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक है। तो मेंटल जो स्ट्रक्चर होता है हमारे ब्रेन में, उसे हम स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? असाइनिंग रैंक टू द स्टूडेंट, कभी भी रैंकिंग स्टूडेंट को करनी नहीं है, तो सबसे पहले तो ये गलत हो गया। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन, क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये सही लग रहा है ना, एकदम सही लग रहा है। क्योंकि बच्चे का जो कंफ्यूजन है किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसमें आप उसको क्लैरिटी देंगे, है ना, उसको आप समझेंगे, समझते हुए उसका जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे। कहाँ पे वो चीज़ों को समझ पा रहा है, कहाँ पे उसको डाउट हो रहा है, ये सबको आप समझ पाएंगे ना, उस पर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट असेसमेंट होता है इन क्लासरूम टीचिंग। लेबलिंग स्टूडेंट एज पर देयर स्कोर, देखिए लेबलिंग, रैंकिंग, ये सब तो नेगेटिव वर्ड हैं। तुरंत आप इसे देखते हैं तो समझ जाइए ये आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। मार्किंग पास और फेल, ये तो यहीं पे ही दिख रहा है, मार्किंग पास और फेल सबसे ज़्यादा ही नेगेटिव है ये, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन, क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड टॉपिक। बच्चे ने किसी टॉपिक के बारे में कितना समझा या कितना उसको डाउट है, क्या कन्फ्यूजन है, इसको आप समझ पा रहे हैं टीचिंग लर्निंग के दौरान, ये आपका बेस्ट असेसमेंट होता है, ठीक है। ये आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए असेसमेंट में। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, उनके क्या कन्फ्यूजन्स हैं, क्या मिसकंसेप्शन है, किस चीज़ को वो किस तरह से समझ रहे हैं, किस चीज़ में उनकी कितनी क्लैरिटी है, उसको समझना ही सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एक असेसमेंट का। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 11th नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? अब देखिए, इंटेलिजेंस के बारे में जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है, क्या चीज़ सही है, कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, वो पूछा गया है। इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली, ये तो गलत है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से निर्धारित हो जाती है, ऐसा नहीं है। सीखते 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 आप बहुत कुछ सीखते हैं, जन्म के समय कोई निर्धारित नहीं होता है, ये गलत है। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है उससे आप बुद्धि का मापन नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो टेस्टिंग करते हैं और जो कुछ भी रिजल्ट आता है वो सही नहीं है, वो बिल्कुल गलत हो सकता है ना।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो भी बुद्धि का स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट जो मापन किया है वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होता है। इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी फैक्टर एंड सिंगल ट्रेट। यूनिटरी मतलब कि एकात्मक, यूनिटरी फैक्टर यानी कि सिंगल या फिर एकात्मक कारक है, ये तो गलत है, सिंगल ट्रेट है ना, ये तो वैसे ही गलत हो गया। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है, तो ये गलत है। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। बुद्धि बहुआयामी है, एकदम सही, तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। देखिए कैसे, बहुआयामी बोलने का मतलब है कोई क्रिएटिव होता है, कोई किसी चीज़ में बहुत अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई क्रिएटिविटी में अच्छा होता है, कोई फिजिकल उसमें अच्छा होता है, जैसे जो रेसलर्स होते हैं, कोई पेंटर अच्छे होते हैं, कोई म्यूजिशियन होते हैं, कोई एथलीट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो ये मल्टी डायमेंशनल है। लेकिन उसके अलावा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी, किसी एक पर्सन में थोड़े 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 हर गुण होते हैं, ऐसा भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि देखिए हर पर्सन, हर पर्सनैलिटी बिल्कुल उसकी इंटेलिजेंस अलग है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, कोई बहुत अच्छा कुक है, कोई बहुत अच्छा पेंटर है, कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, कोई बहुत अच्छा डिज़ाइनर है, कोई बहुत अच्छा एथलीट्स है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं, कोई ऐसे भी मतलब ह्यूमंस होते हैं जो सब कुछ थोड़ा 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 अच्छा कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी, और एक ये मल्टी डायमेंशनल है। तो यहाँ पे यूनिटरी फैक्टर सिंगल ट्रेट बोल रहा है, वो गलत हो जाएगा। और उसका मापने का कोई एक स्टैंडर्ड टेस्ट बिल्कुल मतलब डिटरमाइन नहीं करता है कि स्टैंडर्ड टेस्ट में जो कुछ भी बुद्धि का आपको आंसर मिला वो सटीक हो, वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4th नंबर कि बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं, रूही ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन। रूही नाम की बच्ची है जो कि बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशन के बारे में सोचती, किसी प्रॉब्लम के बारे में, टू अ प्रॉब्लम मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल। अच्छा, एक बच्ची रूही नाम की एक प्रॉब्लम के बारे में बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढती है, और उसमें से बहुत ज़्यादा जो है अधिकतर है वो ओरिजिनल सॉल्यूशन होते हैं, उसके अपने ओरिजिनल होते हैं, कॉपी किया हुआ नहीं होता। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इससे रूही क्या दर्शा रही है? रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ठीक है, जब एक बच्चा किसी प्रॉब्लम को अनेक तरीके से सोचता है, बहुत सारे उसके मल्टीपल अप्रोचेस के साथ वो उसका सॉल्यूशन निकालता है, और उसके जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिनल होते हैं, मौलिक होते हैं, उसके अपने होते हैं, ना कि कॉपी किया हुआ। तो ये किसको दर्शाता है? लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था क्रिएटिविटी के बारे में, है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग का टॉपिक आया था, अगर आपको याद हो तो वही होता है। डाइवर्जेंट जो थिंकर होते हैं वो क्रिएटिव थिंकर होते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा क्रिएटिव थिंकर, क्योंकि कन्वर्जेंट तो ये होता है जैसे MCQs है, एक क्वेश्चन है उसका वही सटीक आंसर है, कोई प्रॉब्लम है उसका एक सटीक आंसर है, वो कन्वर्जेंट थिंकर होते हैं। रिजिड यानी कि मतलब एक जो चीज़ सोच रहे हैं वही, उससे अलग नहीं, मतलब नहीं हटना है, एकदम उसी में ही अटके रहना है। ईगोसेंट्रिक थिंकर जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आत्म केंद्रित वो बच्चों के लिए पियाजे जी ने कहा है, लेकिन थिंकर ऐसा कुछ होता नहीं है कि ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं बच्चे, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे ईगोसेंट्रिक थिंकर नहीं होते। रिजिड थिंकर जो होता है मतलब एक ही चीज़ के बारे में सोचता है, एक ही बस चीज़ में वो अटका रहता है, वो रिजिड होता है ना, ठोस मतलब जो लचीला नहीं होता, फ्लेक्सिबल नहीं होता। कन्वर्जेंट यानी कि आपका एक सटीक आंसर, जैसे कि MCQs फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। लेकिन क्रिएटिव थिंकर जो होते हैं ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है उनके दिमाग में, मतलब कि एक प्रॉब्लम के बारे में कई आइडिया के ब्रेन स्टॉर्म आ जाते हैं उनके अंदर, है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, कई आइडिया सोचते हैं, और वो जो जितने भी आइडियाज़ होते हैं ना, ज़्यादातर उनके अपने ओरिजिनल होते हैं, ना कि कॉपी किए हुए। तो ये एक क्रिएटिव जो थिंकर है उसका ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। तो आंसर हमारा 1st नंबर हो जाएगा, सृजनात्मकता विचार। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, स्टूडेंट बिलोंगिंग टू अ डिप्राइव्ड ग्रुप। डिप्राइव्ड ग्रुप यानी कि वंचित, यानी किसी भी सोशल स्टेटस से डिप्राइव हो या फिर किसी भी तरह से, है ना, पढ़ाई लिखाई या किसी भी तरह से डिप्राइव्ड जो बच्चे हैं, कमी जिनको है, प्रिविलेज्ड नहीं हैं, वो बच्चे अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कम पार्टिसिपेट करते हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए। आस्क द चिल्ड्रन टू विड्रॉ फ्रॉम स्कूल। तो फिर बच्चा सीखेगा कैसे, मतलब बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, तो बच्चा कैसे सीखेगा अगर आप उसको बोल देंगे विद्यालय छोड़ दो, ये तो गलत है। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज़। अगर आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बच्चा तो कुछ भी नहीं सीखेगा। इस स्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार कर लेना चाहिए। और बच्चे को अगर आप बोलते हैं विड्रॉ कर दीजिए, तो क्या वो बच्चा सीखे नहीं, पढ़े नहीं, जाने नहीं? हाँ, डिप्राइव्ड है, वंचित क्षेत्र से है, तो वो कुछ, उसका कोई अधिकार नहीं है, शिक्षा उसका अधिकार नहीं है, ये तो गलत है ना दोनों। लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, तो बहुत गलत बात है। मतलब आपकी उपेक्षा एज अ टीचर अच्छे स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट पे होना चाहिए, तो ये तो पार्शियलिटी कर रहे हैं आप, बायस्ड हैं, है ना, और वो चीज़ हमें नहीं करनी है, तो ये भी गलत है। रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग, देखिए, एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। ये बहुत ही सटीक आंसर है। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए टीचर को, तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि जो उनका जो टीचिंग वे ऑफ टीचिंग है उस पर उनको विचार करना चाहिए कि किस तरह से बच्चे को इन्वॉल्व कर सके, ऐसे अपनी जो स्ट्रेटजी है, मेथड है, उसको अपनाएं, ताकि बच्चे जो हैं, ये जो डिप्राइव बच्चे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ना कि हेजिटेट करें, हिचक करें। वो इसीलिए अपने टीचिंग जो तरीके हैं उसको क्या करें, उसमें सुधार लाने की कोशिश करें। बच्चों के अकॉर्डिंग, वो जो डिप्राइव बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग सोचे कि इन बच्चों को भी कितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन कराया जा सके, ऐसा उनका जो वे ऑफ टीचिंग है और जो पढ़ा रहे हैं उसको, वो स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए एज अ टीचर। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो अपने टीचिंग जो वे है उसको पहले उस पर विचार करें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकें उसमें, ठीक है। 14th देखते हैं, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव आपको बताया था पहले भी, ये क्वेश्चन आ चुका है। इंक्लूसिव जो होता है समावेशी शिक्षा कक्षा। अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? शुड नॉट प्रिपेयर, शुड ओकेजनली प्रिपेयर, शुड एक्टिवली प्रिपेयर, शुड डिस्करेज द प्रिपेरेशन ऑफ। शुड नॉट प्रिपेयर तो गलत है भाई। एजुकेशन प्लान इंक्लूसिव क्लासरूम के हिसाब से नहीं प्रिपेयर करना चाहिए बोल रहा है, तैयार नहीं करना चाहिए, तो गलत है। शुड ओकेजनली प्रिपेयर, मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम है तो बच्चे के नीड, जो भी डाइवर्जेंट, मतलब कि अलग अलग डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट हैं, उनके नीड के अकॉर्डिंग आपको कभी कभी करना चाहिए, हमेशा नहीं करना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो बाकी टाइम क्या करेंगे वो बच्चे? शुड एक्टिवली प्रिपेयर, यस ये करेक्ट है। शुड डिस्करेज द प्रिपेरेशन, तैयार करने के लिए हतोत्साही होना चाहिए, मतलब कि आप बिल्कुल मोटिवेटेड ना रहें कि अरे क्या करना है, कोई मतलब का नहीं है, मतलब मैं क्यों मेहनत करूं, तो ये भी गलत है ना। आप टीचर हैं, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि आप बच्चे जो भी डाइवर्सिफाइड में हैं, मतलब कि बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र, विभिन्नताएं हैं, अलग विशेषताएं हैं, उनके हिसाब से इंक्लूसिव, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कही गई है, सबको इंक्लूड करना है, शामिल करना है, तो हर तरह के बच्चे होंगे, उनके हिसाब से आप अपना जो टीचिंग और एजुकेशन प्लान है उसको आप प्रिपेयर करेंगे, और उसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, बिल्कुल सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। शुड एक्टिवली प्रिपेयर, सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। 3rd नंबर आंसर आपका सही है। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिसलेक्सिया इंक्लूड। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? जिनको पढ़ने में, रीडिंग करने में परेशानी होती है, वो इनमें से कौन से ऑप्शन में होगा? अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ये तो ADHD होता है, ये तो गलत है ना। न्यून अवधान विकार। डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग। अब जब फ्लुएंसी
रीडिंग में फ्लुएंट, ये तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, तो ये गलत है। इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, यस, डिसलेक्सिया जो बच्चे होते हैं उन्हें रीड करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि तारे ज़मीं पे मूवी आपने देखी, ईशान जो है ना, 100 को क्या पढ़ता था, वॉस, है ना, और जैसे कि कोई और वर्ड है तो कुछ और पढ़ रहा है, मतलब रीड करने में जिनको परेशानी होती है, धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता जिसे कहते हैं हम, वो डिसलेक्सिया बच्चे होते हैं। एंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शन, देखिए लोकोमोटर जो एक्शन है वो गति विषयक होता है, तो ये इस पढ़ाई या कॉग्निटिव से रिलेटेड नहीं है, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता को हम कहते हैं डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया से याद आया कि मुझे आपको टॉपिक कराना है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसमें क्या क्या डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो टॉपिक मैं पूरा कवर करूँगी, ताकि इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर ही बनते हैं हर साल। वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक पे अच्छी हो जाएगी, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, किस किस टाइप के क्या क्या टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ होती है और बच्चे क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करते हैं उसमें, उन सब के बारे में हम वो एक वीडियो लेकर आएंगे। तो आज हम 15th क्वेश्चन तक ही रखेंगे, फिर बाकी के जो क्वेश्चन है 16 से लेके 30 तक वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। और आई होप यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आई हो, और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।